हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कवर कर रहे थे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 9। यहां से बड़ा सवाल बेटा जरूर बनता है और सीधा सीधा उदाहरण से उठ के आ जाता है। तो उदाहरण नंबर 4 हम कवर करेंगे आज, क्योंकि 3 उदाहरण और बिल्कुल बेसिक जानकारी यानी परिचय हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज यहां पर जितने भी उदाहरण है सारे खत्म करेंगे, 4 से लेके 7 तक। और यहां से 2 उदाहरण ऐसे हैं मेरे भाई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। बस आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप सपोर्ट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, यानी कि आप क्लास को पूरी देखो भाई, एक बार समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 लिया है मैंने और चित्र साथ साथ ड्रॉ करते चलेंगे मेरे भाई। क्या है यहाँ पर, कह रहे भूमि के एक बिंदु P से, तो एक बिंदु है P, मान लो यहां पर कोई P बिंदु है भाई, ये P बिंदु है दोस्त, ठीक बात है, से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, तो कोई एक भवन खड़ा है, बिंदु P से कोई एक भवन है, तो मान लो यहां पर कोई एक भवन है भाई, ये यहां पर कोई भवन, अब धरती पे ही तो खड़ा होगा इमारत, कोई भवन मतलब इमारत कहाँ खड़ी होगी भाई, धरती पर खड़ी होगी। ये लो जी, ठीक बात है। और ये इमारत मैं इतनी सी बना देता हूं ताकि यहां तक कोई दिक्कत ना आए, समझ गए। कह रहे भैया 10 मीटर ऊंची इमारत है, तो कितने मीटर ऊंची है भाई, ये 10 मीटर ऊंची है। देखो चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बन गया समझ लो आपका काम बहुत आसान हो गया, है ना, मक्खन मलाई समझ में आ जाएगा। फिर चित्र बनाना जरूरी है बस यहाँ पर, क्योंकि सवाल में वो चित्र नहीं देता है, ध्यान रखना, सवाल में वो चित्र नहीं देता जानबूझ के। कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन से बिंदु P के शिखर का उन्नयन कोण, तो इससे इसको अगर मैं मिलाऊं भाई, तो इसका जो उन्नयन कोण है यहां से लेके यहां तक यू करके बनेगा। ठीक है कि नहीं, उन्नयन कोण क्योंकि ऊपर देखने पे होता है उन्नयन कोण, है ना, नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, बताया था मैंने पहली क्लास में। तो ये जो कोण बन रहा है मेरे भाई, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। समझ आया क्या, समझ आया, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है, अच्छा जी। उसके बाद भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अब भवन के शिखर पे एक ध्वज मतलब एक झंडे को लहराया गया भाई, मान लो यहां से ऊपर एक झंडा लगाया गया है ऐसे, ठीक है मेरे भाई, ये लो हमने झंडा बना दिया बहुत प्यारा सा, ठीक बात है, एक झंडा लगाया गया है, ठीक बात है। और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब जो ध्वज का शिखर है, शिखर बोले तो टॉप लेवल, है ना, ऊपर बिल्कुल, क्या है भाई 45 डिग्री है। तो यानी कि ध्वज का शिखर बेटा क्या है, ध्वज का शिखर तो ये है, यानी कि यहां से लेके और यहां का जो कोण है उन्नयन कोण, वो कितने डिग्री का है बेटा, ये पूरा पूरा है आपको 45 डिग्री का। कितना, 45 डिग्री, समझ गए। कह रहे 45 डिग्री का उन्नयन कोण है पूरा। ओके जी, क्या निकालना है, ध्वज दंड की लंबाई बताइए, ठीक है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को 2 चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए देख लो। एक तो ध्वज दंड की लंबाई, मतलब यहां से लेके और यहां तक आपको क्या चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, ठीक बात है, चलो जी। और P से भवन की दूरी, मतलब P से यानी यहां से लेके और यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। ये 2 चीज अपने को बतानी है, आराम से समझेंगे। चित्र बन चुका है, चित्र आपको साफ सुथरा बनाना है पेपर में, आप स्केल लेके जाना, बेहतरीन तरीके से अपना चित्र ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखिए जरा, अब अपने को चित्र बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो यहां पर हम हल देख लेते हैं मेरे भाई, आराम से देखेंगे। देखो क्या करना है, ध्यान से देखना कि भाई अपने पास 2 त्रिभुज है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ना, तो एक तो 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। इनका नामकरण कर देते हैं, है ना, इनका नामकरण। तो जैसे P है तो ये ले लूंगा Q, यहां पर ले लूं R और ये ले लूंगा S, PQRS, ठीक है मेरे भाई, PQRS मैंने जो है नामकरण कर दिया, ठीक बात है। अच्छा आराम से समझना ध्यान से। अब आप क्या करोगे भाई, 2 त्रिभुज है, चॉइस है आपकी, कुछ भी ले लो भाई, ये तो हमें दे रखा है, सही बात है, देखो 10 ये तो दे रखा है, तो ये निकालना है। मतलब अगर मैं 30 डिग्री ले लूं, छोटा वाला त्रिभुज ले लूं, तो कोण के सामने वाली भुजा मेरे भाई लंब होती है, क्या लंब होती है कि नहीं, मैंने बताया था आपको, और ये आपकी आधार होती है बेटा, ठीक बात है, ठीक बात है। चलो तो मैं त्रिभुज छोटा वाला ले रहा हूं, त्रिभुज छोटा वाला, ध्यान से देखना, PQR, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज PQR में किसकी बात चलेगी भाई,
त्रिभुज पी क्यू आर की बात चलेगी, तो मैं पी क्यू आर की बात चल रही है। अब यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है मेरे भाई, क्या है लंब, और ये क्या है आधार। लंब और आधार में कौन कनेक्शन बताते थे भाई, बताया था मैंने, लंब और आधार में tan बताता है, क्या बताता है, tan बताता है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि भाई tan और थीटा क्या है मेरा, p है, तो tan p बराबर में लंब बट्टे में आधार। बताओ मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या। भाई देखो p एंगल है मेरा, कोण है, तो कितना है 30 डिग्री, तो tan p बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक बात है। चलिए अब tan p, भाई tan p का मान कितना है भाई 30 डिग्री, बराबर में कितना है बच्चे 30 डिग्री है। लंब कितना है अपना, लंब है अपना, देखो ध्यान से, लंब तो मेरा है क्यू आर, यहां तक की बात चल रही है छोटे वाले त्रिभुज में, तो क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बट्टे में आधार कितना है भाई पी क्यू, कितना है पी क्यू। बताओ यहां तक कोई समस्या, समझ आ गया छोटे, आराम आराम से समझेंगे। देखो भाई बहुत ज्यादा समझ के पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, ताकि आप परेशान ना हो और आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो एग्जाम में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई tan 30 का मान, आपको ये मान भी याद करने हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। अब क्यू आर आपको दिया गया है क्या, चेक करो क्यू आर, हाँ जी 10 मीटर दिया गया है, और पी क्यू आपको निकालना है, तो सेम टू सेम रख लो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, समझ आ गया है ना। भाई देखो tan 30 का मान 1/√3 और क्यू आर आपको दिया गया था 10, है ना, और पी क्यू आपको निकालना था, क्योंकि आधार निकालना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर और यहाँ पर, तो पी क्यू इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 10√3 मीटर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या, समझ आ गया क्या मेरे भाई, समझ आ गया। अच्छा अब इसने एक आपको क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है भैया, ये मान आप ले सकते हो, यानी √3 जहां पर भी है वहां पर 1.732 आप रख सकते हो। ठीक है, तो यही करना है मेरे भाई, क्या करना है, यहां पर आ जाइए, देखिए भाई कि भाई पी क्यू बराबर 10 ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट, √3 का मान रख दो भाई 1.732। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, जब भी 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये एक जाएगा और इधर खिसक जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, आप मल्टीप्लाई जैसे मर्जी कर सकते हो। कितना आ जाएगा 17.32 मीटर, कितना आ जाएगा मेरा भाई 17.32 मीटर, और यही अपना क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखो उसने पूछा था भाई पी से भवन की दूरी ज्ञात करनी थी, कर ली, पी से भवन के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, हाँ जी। तो ये क्या है, ये मेरी है बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी कितनी है 17.32 मीटर है। लो जी ये तो हमने निकाल दिया मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो अब आ जाते हैं हम ध्वज दंड की लंबाई पे। पहले ये बताओ कि सारे बालक यहां तक समझ पा रहे हैं, क्या ये चीज समझ पा रहे हैं भाई। क्या किया है कि हमने करेक्शन देखना है अपने को, और 95% केस में आपका बेटा tan इस्तेमाल होगा। ये बात आप इधर भेजे में उतार लो, tan इस्तेमाल होगा, टेंशन ना लो किसी बात की भी। ठीक है, अब लंब और आधार आपको tan के बारे में ही बताता है। ठीक है, और जिसको ये चीजें, ये वीडियो आज की क्लास अजीब सी लग रही है, एक बार जरूर भाई पीछे की क्लास देखे, है ना, बिल्कुल बेसिक से करवाया है मैंने आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया, बिल्कुल स्लो है ना, ताकि आप आराम से समझ पाए। अब देखिए अब हमें निकालना है ध्वज दंड की लंबाई, मतलब ये निकालनी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को भाई बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा, बड़ी मछली, यानी पी क्यू एस, क्योंकि ये पूरा का पूरा है ना, तो पी क्यू एस ले लो भैया। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज पी क्यू एस में, तो किसकी बात चलेगी, अब पूरे बड़े त्रिभुज की बात चलेगी बेटा। ठीक है ना, त्रिभुज पी क्यू एस में। अब पी क्यू एस में चेक करो, थीटा तो मेरा ये है, और इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंबी होती है, मतलब लंब तो यही है और आधार यही है। अगेन क्या बन रहा है, अगेन tan बन रहा है, लंब और ये आधार, लंब आधार। आई बात समझ में। चलो जी तो मैं यहां पर लिख दूंगा भाई कि tan और दोबारा से P है, एंगल तो सेम ही है, क्या होता है लंब बट्टे में आधार। ठीक मेरे भाई, अब tan P का मान इस बार क्या है भाई 45 डिग्री है। कितना है मेरे दोस्त, 45 डिग्री है। tan P का मान कितना है इस बार 45 डिग्री है, बड़े वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है,
अच्छा लंब कितना है इस बार, चेक करो लंब कितना है मेरे भाई, एक तो 10 है और एक क्या है पी सॉरी आर एस है, यानी क्यू एस प्लस क्यू आर प्लस आर एस। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं क्यू आर प्लस में आर एस और बट्टे में आपका कितना है पी क्यू है। ये एकदम स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया मेरे दोस्त समझ में? भाई देखो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आया ना तो भाई साहब परेशान हो जाओगे, भटकती आत्मा हो जाओगे, तो लोग ऐसे ऐसे भटकोगे, बता रहा हूँ मैं। इसलिए ज्यादा ज्यादा फोकस रखो यहाँ पर, और समझ में आ रहा है तो यस लिखा करो कमेंट में मेरे भाई। ठीक, 1045 का मान बिल्कुल आसान 1 होता है भाई। ठीक है, अब देखो क्यू आर आपको पता है कितना है मेरे भाई, 10 मीटर है, कितना है 10 प्लस आर एस आपको निकालना है, यानी कि आर एस हमें निकालना है, और बट्टे में पी क्यू आपने निकाल लिया, पी क्यू कितना है 17.32 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा 17.32 बराबर में 10 प्लस में आर एस, 10 प्लस में आर एस। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्लियर बात है? चलो जी, बराबर का साइन लगाते हुए अब इसको इधर ले आओ भाई, तो हो जाएगा 17.32 माइनस में 10 बराबर में बचेगा आर एस, और आर एस ही आपको बताना था भाई, सही बात है। अच्छा घटाओ भाई, तो कितना बचेगा, 17 में से 10 गया 7 बचेगा, सिंपल है। तो 7.32 मीटर बचेगा, कौन सा, ध्वज दंड की लंबाई। तो आर एस क्या है मेरे भाई, 7.32 मीटर है, और ये क्या है अपना ध्वज दंड की लंबाई है। तो लिख भी सकते हो कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर है। इतना आपको करना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? समझ गए भाई सारे बालक? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, इस पे आप मेरे भाई, इस पे तो आप ट्रिपल स्टार लगा लो, गजब का सवाल है, एक नंबर सवाल है, पूरे चांस है इस सवाल के इस बार 2026 में आने। तो उदाहरण इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई एनसीईआरटी के, ये सारे एनसीईआरटी के उदाहरण करवा रहा हूं दोस्त, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कि एक बच्चा अंदाजा भी लगा पाएगा कि यार कितने अच्छा उदाहरण से भी आ जाएंगे, डायरेक्ट उठ के आते हैं, डायरेक्ट हिट होते हैं सवाल। ठीक है कि नहीं है? तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, कॉपी में उतारो और फटाफट दे दनादन प्रैक्टिस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भाई। चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया है तो भाई जरा छोटा सा आप जिम्मेदारी निभाइए अपनी, शेयर कर दीजिए क्लास को, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। छोटे बच्चे मतलब जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे कह रहा हूं, जो नए बच्चे हैं भाई वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, थोड़ी सपोर्ट दिखाए भाई। अगले उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण नंबर 5। तो देखते हैं मेरे भाई उदाहरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर कह रहे हैं भाई कि एक समतल जमीन पर, समतल मतलब जमीन तो समतल ही है, इस पर खड़ी एक मीनार की छाया। तो भाई इस समतल जमीन पे, मान लो ये समतल जमीन है और उस पे एक मीनार खड़ी है, चलो खड़ी कर देते हैं, मान लो मीनार, यहाँ पर ये एक समतल जमीन है मेरे भाई और इस पर एक मीनार खड़ी है, ये लो जी, ये मीनार है। ठीक है, इस जमीन पर मीनार खड़ी है, कह रहे मीनार की छाया, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज खड़ी है तो उसकी छाया है। ठीक है ना, तो सूरज इधर हो गया तो सूरज इधर, उसकी छाया पड़ रही है भैया। कह रही है कि भाई उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40 मीटर ज्यादा हो जाती है, जबकि यानी 40 मीटर ज्यादा बाद में होगी। पहले क्या कह रहा है वो समझो, सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है भाई, कह रहे सूर्य का उन्नतांश कोण, उन्नतांश कोण का मतलब है यहाँ पर उन्नयन कोण। समझ में बात आ गई, क्या है उन्नयन कोण है। कह रहे 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आया समझ में? मतलब जब उसकी छाया पड़ेगी तो जमीन पे ही उसकी छाया पड़ेगी। मान लो ये जमीन है मेरे भाई, है ना, ब्लैक मार्कर लेते हैं, मान लो ये जमीन है, ये लीजिए। ठीक है, कह रहा है भाई 60 डिग्री से घटकर, पहले 60 डिग्री था, मतलब ये लो जी, ये 60 डिग्री था पहले। कितने डिग्री था मेरे भाई, 60 डिग्री था। कह रहा है कि भाई 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मतलब अब कोण कम हो जाता है, यानी जब ये यहां तक ऐसे समझो। ठीक है, कि भाई एक मीनार की जो ऊंचाई है, उसकी जो छाया है
वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। सिंपल है। फिर कहता है, कह रहे अगर 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती उसकी छाया, अगर उसकी छाया 40 मीटर लंबी हो जाती, मतलब यहां से और 40 मीटर, थोड़ा सीधा बनाते हैं अच्छा सा, यहां से और 40 मीटर, मान लो ये है 40 मीटर, कह रहा है यहां से अगर 40 मीटर और इधर आ जाए तो जो है 60 से घटकर कोण क्या बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। तो यानी ये कितना कोण बनेगा यहां से यहां तक मेरे दोस्त, हाय हाय। चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं भाई, चित्र को तो बढ़िया ही बनाना है। देखिए चित्र आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो कह रहा 30 डिग्री हो जाता है, तो ये कितना डिग्री हो जाता है मेरे भाई, 30 डिग्री का कोण हो जाता है। समझ आ गई बात। चलो कहता है अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चेक करो भाई, जो छाया है यहां से उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और बीडी छाया की लंबाई है, तो बीडी क्या है मेरे भाई, छाया की लंबाई है। तो छाया की लंबाई, ये टोटल छाया ही तो है, इस मीनार की टोटल छाया है ये, यानी यहां से लेकर और यहां तक ये टोटल छाया है। समझ गए बात को। और ये क्या है, ये बीडी है। क्या है ये बीडी है मेरे भाई। तो बीडी ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये बी और ये ले लेते हैं डी। ठीक बात है। ये छाया की लंबाई है, क्या है उसका नाम, डीबी है ना, तो डीबी ले लेते हैं, बीडी बोल रहा हूं। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कितना डिग्री हो गया उन्नयन कोण, 30 डिग्री हो गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आ गया। देखो चित्र बनाना बहुत जरूरी था। अब इसका नाम दे दो भाई, तो ये हो गया बी, ये ए ले लो, ए बी, यहाँ पर सी और ये डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी इस तरीके से हमने ले लिए। अब जो है बहुत ध्यान से समझेंगे कि भाई ये दूरी तो 40 मीटर दे रखी है यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। ये दूरी हमें निकालनी है, मतलब ये हमें पता नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई से मतलब है, ये आएगी तो ये भी आएगी, सही है। तो ये मान लो भाई x मान लो, इसको क्या मान लो, यहां से यहां तक ये क्या है भाई, x मीटर है मान लो, ठीक है। और ये हाइट है आपकी, क्या है ये हाइट, यहां तक कोई दिक्कत, समझ आ गया। इस हाइट को मान लो आप मेरे भाई h मान लो, है ना, क्या मान लो, यहां से लेके यहां तक क्या मान लो आप, h मान लो, स्मॉल h। तो ये ऊंचाई मान लिया हमने। अब कोई दिक्कत नहीं, चित्र बन के बिल्कुल सही आ रहा है, समझना ध्यान से। तो इसका हल देखेंगे आप, देखिए मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना कि भाई अपने को इसकी ऊंचाई बतानी है, सही बात है कि नहीं है। अब अगर मैं बड़े वाला त्रिभुज ले लूं, बड़े वाला त्रिभुज ले लूं, समझो ध्यान से, अगर मैं बड़े वाला त्रिभुज ले लूं तो मेरा क्या बनेगा, मेरा टैन बन जाएगा कि लंब, और ये आधार है तो लंब बटे आधार। और मैं छोटा त्रिभुज लूं, समझना ध्यान से कि अगर मैं बड़ा त्रिभुज लूं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, ठीक बात है। अगर मैं 60 देखो 60 डिग्री का लूं, अगर मैं 60 डिग्री का ले लूं तो भैया फिर भी ये लंबी है, क्योंकि सामने वाली भुजा तो लंबी होते हैं कोण के, और ये आधार रहेगी। तो कोई सा भी त्रिभुज ले लो, यहाँ पर बात सेम आएगी, टैन बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा, टैन थीटा बनेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ। अब देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बात कि त्रिभुज ए बी सी में, आपको भी बोर्ड में ऐसे ही लिखना है मेरे भाई कि भाई जिस त्रिभुज की आप बात कर रहे हो वो त्रिभुज आप लेके लिख दो कि भाई इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ठीक बात है। क्या दिया अपने पास, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, कोण करेक्शन बताता है भाई, टैन बताता है। तो टैन क्या है यहाँ पर, सी है, टैन क्या है यहाँ पर, एंगल देखो सी है, तो यहाँ पर ले लूंगा टैन सी बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में आधार हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, आधार। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए बात को। चलिए तो टैन सी का मान कितना है मेरे भाई, 60 डिग्री है, कितना डिग्री 60, और बराबर में लंब बटे आधार, लंब कितना है मेरे भाई, ए बी है, कितना है ए बी, तो मैं यहाँ पर ए बी ही लिखूंगा, और बट्टे में बी सी, आधार कितना है इस बार, बी सी है, छोटे वाले त्रिभुज की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा बी सी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टैन 60 का मान कितना है मेरे भाई, टैन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3 होता है, नहीं पता है तो याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टैन 60 का मान कितना है, √3 होता है, ठीक। सारे के सारे मान ऐसे वाला आपने रूल देखा है ना, वो वाला रूल भी अगर आप करोगे तो भी याद हो जाएगी, वो ट्रिक्स है ना। लेकिन आप ऐसे सटीक याद करो, डायरेक्ट हिट हो सवाल में, वहां पर ट्रिक लगाने थोड़ी बैठोगे, सीधा सीधा आंसर में सीधा आंसर, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए अब ए बी कितना है अपने पास, ए बी दे रखा है, क्या ए बी हमने मान लिया था h, तो यहाँ पर मैं ए बी की जगह क्या लिख देता हूँ मेरे दोस्त, h लिख देता हूँ। और बी सी कितना है यहाँ पर, x है,
बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आया क्या? नहीं जी। तो एक काम करो, समझ नहीं आया, देखो लंब और बट्टे में आधार छोटा वाला, देखो लंबाई जो ऊंचाई है इसकी तो सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें आधार ये हो जाएगा BC। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर ही मैंने क्या किया, लंब बटे आधार रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा तो जाएगा √3x बराबर में हो जाएगा आपका h। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समीकरण 1 मान लेता हूँ इसको, क्योंकि ना तो h का मान पता ना तो x का मान पता। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ तक कहानी हो गई अपनी खत्म। अब आगे आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब अपने पास है बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़ा वाला त्रिभुज भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। तो हम लेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज, इस बार ABD पूरा बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD की बात चल रही है। अब देखो 30 डिग्री थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंबी होगी यहाँ पर भी, और ये आधार होगा, ठीक है कि नहीं है? सेम है। तो क्या लगेगा मेरे दोस्त, tan लगेगा दोबारा से। तो tan, इस बार D है यहाँ पर, एंगल क्या है D, तो tan D बराबर बेटा लंब और बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार। बताओ कोई दिक्कत? समझ गए? tan D का मान रख दो भाई, D का मान कितना है, 30 डिग्री है दोस्त, कितना है 30 डिग्री, और बराबर में लंब कितना है, लंब सेम है AB, लंब क्या है AB, और बट्टे में आधार। इस बार आधार बदलेगा, आधार देखो पूरा है, यानी कि BC प्लस CD, मैं पूरा लिख देता हूँ, BC और प्लस में CD दोनों है, BC प्लस में CD। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई। चलो जी, tan 30 का मान रख देते बच्चे, 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। याद कर लेना, मैं हर बार कह रहा हूँ, tan के तो याद ही कर लो, tan और साइन और कोस। बस इस चैप्टर में tan, साइन और कोस इस्तेमाल होगा ज्यादातर, उसके याद कर लो बढ़िया से। AB का मान h है, तो लिख दो भाई h बराबर में BC कितना है, BC मेरा x है मेरे भाई, कितना है x, प्लस में CD मेरा कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी समस्या? चलो अब क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर और इसकी इधर। तो एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो h बच जाएगा इधर। तो h का मान हमें पता है, h का मान तो पता है हमें, है ना? तो h का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करें मेरे भाई, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 40 और बट्टे में √3 बराबर में h। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, समझ आ गया? ठीक है। अब मेरे भाई हम यहां से h का मान निकाल के यहां रख देंगे, यहां से h का मान निकाल के यहां रख देंगे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण 1 से h का मान रख रहे हैं। यानी कि मैं लिखूंगा समीकरण 1 से h का मान रखने पर तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 से h का मान रख रहा हूं, कितना है, √3x है। यहां पर रख देता हूं, है ना? यहां पर आ जाओ, देखिएगा ध्यान से कि भाई x प्लस में 40 बट्टे में √3 बराबर में h का मान रखो भाई, कितना हो जाएगा, √3x, √3 और ये x। क्लियर है? इसके बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब इसकी इधर, यानी कि इसे छोड़ दो, एक को छोड़ दो, इधर ही ले जाओ। ये बट्टे में इधर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर कैसा है बट्टे में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो इधर बचेगा अपने पास x प्लस 40 और बराबर में √3 गुना में √3 कितना, हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ा है, √3 गुना √3 कितना होता है, बताइए जरा मुझे भाई फटाफट। √3 गुना में √3 कितना बनेगा मेरे भाई, जल्दी बताइए भाई इसका आंसर। √3 गुना में √3 कितना बनेगा, कमेंट कर देना मेरे दोस्त, आपसे यही उम्मीद है, ठीक है। तो √3 गुना में √3 होता है बेटा 3 और मल्टीप्लाई बाई x है। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इसको भाई उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 40 बराबर में 3x माइनस में x, ये प्लस का उधर जाए कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2x। तो 40 बराबर में मेरा बचा 2x, और 2 से कटेगा सीधा सीधा 20 पे, तो x का मान बेटा कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यानी हमने क्या किया है, हमने मेरे भाई BC तो निकाल लिया, BC तो निकाल लिया है ना? हमें बताना क्या था, हमें बताना था भाई मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये बताना था। क्लियर है? जब x का मान आ गया तो मेरे भाई देर क्यों कर रहे हो, समीकरण 1 में रख दो, h का मान आ जाएगा √3x है। समझ गया कि नहीं? तो ये काम कर देते हैं फटाफट कि भाई ये मान समीकरण 1 में रख दो भाई,
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख देते भाई, इधर आ जाओ क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है, ठीक है ना, जगह कम है अपने पास। देखो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, अभी आएगा चौथा स्टेप, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे ही डीप चलना है भैया कॉपी में, ठीक है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं चलना है साइडों में, हमेशा आपको ऐसे ऐसे चलना है कॉपी में। बता दूंगा कैसे लिखते हैं कॉपी बोर्ड में भी, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहां पर मेरी समीकरण एक है भाई, h बराबर में √3x, तो h बराबर में √3x का मान कितना निकाला है मेरे भाई, 20 निकाला है, तो ये लो जी 20। तो h का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20√3 मीटर, ये आ जाएगा अपना ऊंचाई। क्या आ जाएगा मेरे भाई, ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगी, 20√3 मीटर इसकी ऊंचाई। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। क्या मेरे भाई सवाल समझ में आया, क्या मेरी बहन सवाल समझ में आया। जो भी बच्चा देख रहा है भाई, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि मैं यहाँ पर आराम आराम से समझाता हूँ, और अगर आप समझ पा रहे हो तो इसीलिए आपका धन्यवाद है, क्योंकि हर बच्चा नहीं समझ पाता है। कोई कोई देखता है और सोचता है कि भाई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो क्या ही पढ़ाएगा, क्या समझ में आएगा, है ना। तो टेंशन ना लो मेरे भाई, व्हाइट बोर्ड पर उसका मतलब बिल्कुल भी हल्के मत लेना मेरे दोस्त। पूरी जान और शिद्दत से आपके साथ मैं जो है आपकी लिए क्लास लेके आता हूँ, और एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आपके इधर कैसे सेट हो जाए चीजें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 6। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो छोटे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी। ले लिया, चलिए। तो भाई उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लग रही है क्लास तो यार छोटा सा लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें, शेयर जरूर करें क्लास को, और अगर आप नए बच्चे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट हो चुके हैं। मैं बता दूं आपको, कल पहला प्रैक्टिस सेट आपका जा चुका था, यानी 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट जा चुका था, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस सेट देखना स्टार्ट करो, वहां से प्रैक्टिस करनी शुरू करो। पीछे के चैप्टर जितने भी मैंने करवा दिए वहां से आप एक एक करके प्रैक्टिस करोगे तो मजा आ जाएगा भाई आपकी, ठीक है ना। तो हर दूसरे दिन आपका प्रैक्टिस सेट जो है, हम लोग एक प्रैक्टिस सेट डेली करा करेंगे, मतलब हर दूसरे दिन, मतलब 2 दिन में एक, 2 दिन में एक, 2 दिन में एक, इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 पे चलते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 क्या दिया है, ठीक है, आराम से देखेंगे। देखो तसल्ली से पढ़ना होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है ना। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर आप देख रहे हो यहाँ तक तो मुझे पता है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो भाई छोटा सा कमेंट करो यस सर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट उदाहरण है भाई, उदाहरण नंबर 6, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल यानी कि एक भवन है, ठीक है ना, भवन के शिखर से देखने पर एक दूसरा 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात बच्चे ये है कि यहाँ पर आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया इस बार कोण का, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अवनमन कोण वाला उदाहरण, ठीक है ना। तो ये एक बार समझने की बात है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है। देखिए अब उसने क्या कहा कि भाई एक बहुमंजिल भवन, तो बना लेते हैं भाई, है ना, चित्र बनाना, कि चित्र बना सवाल आसान हो गया, चित्र बना सवाल आसान हो गया। तो एक भाई बहुमंजिल भवन बना लेते हैं। अबे भाई क्या कर रहा है, ये भैया सीधा बना है क्या, नहीं, थोड़ा सा प्यारा सा चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि भाई चित्र अच्छा होगा तो हमें भी करने में सवाल में आना लगेगा, ठीक है। चलो ये सीधी सी रेखा दिख रही है आप लोगों को, और कह रहे हैं भाई कि एक दूसरा 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो दूसरा भी भवन है, समझ रहे हो। तो दूसरा भवन मान के चलो यहाँ पर है 8 मीटर ऊंचा, ये मेरा एक और भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, यहां से लेके यहां तक, ठीक मेरे भाई। चलो ये एक बहुमंजिल भवन है और एक ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अच्छा अब भवन है, मंजिल है, घर है, कहाँ खड़े होंगे, आसमान में तो खड़े नहीं होते हैं, है ना भाई, ऑब्वियसली कहाँ खड़े होते हैं, जमीन पर ही बनते हैं घर, है ना। चलो चांद पर भी बनते हैं गुरु जी घर, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ तो तल होता होगा यार, ऐसे थोड़ी है कि नहीं है, तो तल पे तो बनते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं इसको मिला देता हूँ ताकि ये मेरी जमीन बन जाए और मुझे अच्छा भी लगे चित्र, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब कह रहा है 8 मीटर भवन है जो उसके शिखर, यानी उसके शिखर, तो इसका जो शिखर है 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, ये इसका शिखर है मेरे भाई, और तल, शिखर और तल, ये वाली लाइन अंडर कर लेते हैं,
शिखर और तल, तो शिखर तो ये है और तल कहाँ होता है, नीचे, यानी बॉटम होता है ना, कहाँ होता है, नीचे। ये इसका तल है मेरे भाई, क्या है, ये इसका तल है। अब समझ में आया क्या बात है, लैंग्वेज में छिपा रहता है इसका जो है चित्र बनाने का राज। अब देखिए कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण भैया मैंने आपको बताया था जब लास्ट क्लास आपके लिए थी इसकी परीक्षा उदाहरण की, तो उसमें परीक्षा मैंने बताया था कि भाई अवनमन कोण बेटा आपके जब बनेंगे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो, मतलब आप यहाँ से यूं करके यूं देख रहे हो नीचे की तरफ, आई बात समझ में, मतलब छत पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो कोई चीज कबूतर वगैरह, तो इसका मतलब अवनमन कोण बनेगा आपका, आई बात समझ में। क्षैतिज रेखा से आपसे क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। चलिए तो देखो ध्यान से मेरे भाई, ये थोड़ी सी और बढ़ाते इसको, ये लिखिए। अब देखो ये इसकी क्षैतिज स्तर हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका क्षैतिज स्तर, बना देता हूं, ये हो जाएगा मेरे भाई इसका क्षैतिज स्तर। ठीक है दोस्त, ये क्या है, यहाँ पर अगर वो बहुमंजिल इमारत है तो ऊपर से देख रहा है कोई बंदा, कह रहा है भैया इसका जो क्षैतिज स्तर है वो ये बनेगा, क्योंकि क्षैतिज स्तर क्या होता है, सीधा होता है बिल्कुल, ऐसे यूं देखने पे क्या बनता है, क्षैतिज स्तर बनता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। चलो एक बार पानी पी लूं भाई, है ना। चलिए अब देखो कह रहा है भाई शिखर और तल, तो पहले शिखर है बाद में तल है, पहले 30 डिग्री बनेगा यानी बाद में क्या बनेगा 45 डिग्री। तो पहले शिखर का कोण बनाते हैं, देखना ध्यान से भाई। तो शिखर तो ये है, तो शिखर का जो कोण बनेगा वो मेरे भाई ऐसा यहाँ पर जाके ये बनेगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितने डिग्री बनेगा छोटे, ये बनेगा आपका मेरे भाई 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री। क्लियर है, 30 डिग्री बना। फिर क्या है, तल वाला है, तो क्रम से का मतलब ये जो पहले आए वो पहले लेंगे, जो बाद में आए वो बाद में लेंगे, ये क्रम से का मतलब होता है, ठीक। तो दोबारा क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अब कहाँ बनेगा, लेकिन वो तल पे बनेगा, तो तल पे यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके यू करके यू बनेगा वो मेरे चित्र मेरे भाई। तो ये पूरा कितने डिग्री का बनेगा दोस्त, ये बनेगा आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अब इसका क्षैतिज स्तर ले लेते हैं भाई, तो इसका क्षैतिज स्तर इसको यहाँ पर मिला देते हैं, ये लो जी, ठीक बात है, ठीक बात है। चलो अब जो है अपना चित्र बन के हो गया तैयार, लेकिन आपको एक समस्या इसमें आएगी, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल जोटे, ये इंपोर्टेंट सवाल है, क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर अवनमन कोण इसको दे देते हैं। अब अवनमन कोण की प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने उन्नयन कोण की तो पढ़ी है, तो उन्नयन कोण को ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है इसका लॉजिक, समझो बात ध्यान से। अगर कभी बेटा आपका अवनमन कोण बनता है, क्या बनता है, अवनमन कोण, क्या बनता है, अवनमन कोण, ठीक है, क्या बनता है, अवनमन कोण। तो मेरे भाई जो ये वाले एंगल होते हैं इसके दोनों, ये आपस में बेटा बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या तो उल्टा z बने या तो सीधा z बने। तो ये जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा एकांतर अंतः कोण, लिख लो ये बात, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण कहते हैं मेरे भाई। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे उन्नयन कोण में। क्लियर है, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे दिमाग। तो मेरे भाई चलो यही मार्क काफी है, तो यहाँ पर चेक करो, ये जो है ऐसे गया और ये छोटा वाला 30 डिग्री वाला ले रहा हूँ भाई, सॉरी ये 30 डिग्री वाला ले रहा हूँ मेरे भाई, कितना 30 डिग्री वाला। तो ये चेक करना एक बार कि ये जो बना है आपका Z जो बना है वो कौन सा बना है, ये वाला बना है, कौन सा बना है ये। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जी अब बड़े वाले पे आ जाते हैं। जब बड़े वाला बनेगा तो ये तो यही है सेम टू सेम। तो बड़े वाला देखो यहाँ पर मैं आपको जो है भाई बिल्कुल एकदम सही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तरीके से कि भाई कैसे बनेगा चित्र। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है। देखो छोटे वाला Z ऐसे और बड़े वाला Z ऐसे। क्लियर हो गई बात। तो ये अपना काम कंप्लीट हो गया चित्र बनाने का। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो इसको इरेज कर देता हूं मेरे भाई एक बार। ये एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए यहां पर हम उन्नयन कोण का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब देखना ध्यान से, हम इसमें हल लिखेंगे भाई। तो अब हमारे पास बेटा दो त्रिभुज है, तो नामकरण कर दूं इसका। चलिए नामकरण करने की कोशिश करते हैं। यहां से ले लेता हूं A B C D
और ये ई। ठीक बात है मेरे भाई, ठीक बात है, कर दिया हमने। चलो अब देखना मेरे भाई ध्यान से कि आपको क्या क्या बताना है। देखो ध्यान से, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है, यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये है बहुमंजिल भवन, यानी यहां से लेके यहां तक आपको पूरा बताना है ये। ठीक दोस्त, चलो अच्छा और क्या बताना है भाई, दो भवनों के बीच की दूरी, यानी यहां से लेके और यहां तक की, ये तो दो भवन है, एक ये और एक ये, इनकी दूरी बतानी है, यानी ये और ये आपको बताना रहेगा। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर देखो मैं छोटे वाले त्रिभुज की बात करता हूँ फिलहाल। किसकी? छोटे वाले त्रिभुज की बात मैं कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने क्या कर रखा है, इसने मेरे भाई 8 मीटर ऊंचा इसका दे रखा है। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर, क्योंकि ये आयत है, आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई 8 मीटर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आया भाई? ये 8 है तो ये भी 8, ये जितना होगा उतना ये होगा, क्यों? क्योंकि ये आयत है। क्लियर है? चलिए तो अब हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये तो हमें पता है मेरे भाई, ये नहीं पता है, तो आप क्या करो, या तो छोटे वाला त्रिभुज ले लो या तो बड़े वाला त्रिभुज ले लो, ये इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर देखना ध्यान से, तो मैं त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं लिख लेते हैं, दिया है ताकि और क्लैरिटी आए। क्या क्या दिया भैया? ए बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी बराबर 8 मीटर दिया है। कितना? ए बी बराबर 8 मीटर दिया है। जब ए बी बराबर 8 मीटर तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर में कितना हो जाएगा, सी डी, सी डी बराबर में कितना 8 मीटर। ठीक है कि नहीं है? या थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि उधर जगह मिले, कि ए बी बराबर में हो जाएगा सी डी बेटा कितना 8 मीटर। क्यों? क्योंकि आयत है। क्या है? आयत है। बी सी बराबर में हो जाएगा ए डी, क्योंकि आयत है ना, तो ए डी बराबर में हो जाएगा बी सी, क्योंकि ये भी क्या है, आयत है मेरे भाई। क्या है? आयत है। यहां तक कोई समस्या? समझ आ गया कि क्या हुआ है ना? अब हम इस्तेमाल करेंगे अपना चित्र को, तो चित्र को इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाला त्रिभुज ले लेते हैं। बड़े वाला त्रिभुज देखो यहाँ पर, तो क्या है, बी सी ई, बी सी ई, बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बड़ा वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज बी सी ई में मैं बी, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपका हमेशा बिल्कुल सही बनेगा अगर आपको आता है तरीका। ठीक है, कोई सा भी ले लो त्रिभुज, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज में क्या करता हूं, मैंने ले लिया भाई बी ई सी। अब बी ई सी देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि भाई बी ई सी है, यानी 45 डिग्री है, सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, लंब होगी। तो ये क्या हो जाएगी भाई, लंब, और ये क्या हो जाएगी दोस्त, आधार। तो लंब बटे आधार सेम बनेगा tan, है ना। तो अब तो आ रहा होगा समझ में कि कैसे हो रहा है ना। तो भाई क्या बनेगा मेरे दोस्त, tan बनेगा। तो tan b बराबर में लंब और बट्टे में आधार। ठीक है, tan b का मान कितना है भाई 45, और बराबर में लंब कितना है, इस बार देखो लंब पूरा है मेरे भाई, लंब कितना है, ये पूरा, यानी कि CD प्लस में DE, CD प्लस में DE, पूरे की बात करें त्रिभुज की, ठीक है ना। तो CD प्लस में DE लिख देता हूं, है ना, CD प्लस में DE, और बराबर में आधार कितना है मेरे भाई, BC है, सिंपल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए? समझ गए आराम आराम से। तो tan 45 कितना आ गया भाई, CD प्लस DE लंब है और BC क्या है, अपना आधार है। ठीक बात है, मान रख देते हैं। tan 45 सिंपल है, 1 होता है। अब CD आपको पता है क्या, हाँ जी 8 मीटर, प्लस DE आपको पता है, नहीं पता। तो एक काम करो, DE को कुछ मान लो, DE को क्या मान लो मेरे भाई, H मान लो, इसको क्या मान लो, इसको X मान लो, सॉरी, क्योंकि X पे पूरा हो जाएगा, तो इसको क्या मान लो, X मान लो। ठीक है, X मान लिया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, 8 प्लस में X लिख देता हूँ, और बट्टे में BC चलने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये BC हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 8 प्लस में X। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? समीकरण नंबर 1 आ चुकी है, क्योंकि BC का मान भी नहीं पता और DE का मान भी नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया मेरा, BC बराबर 8 प्लस में X। ठीक है, तो मतलब जितना ये होगा और उतना ही ये होगा। ठीक बात है, चलो जी तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आया? अब देखो छोटे वाले त्रिभुज पे आ जाते हैं, ADE, तो मैं लिखता हूं यहां पर त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब देखो भाई त्रिभुज ये है, तो एंगल भी ये लेना पड़ेगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब है। ठीक है, और ये अपना आधार है। ठीक बात है, चलो तो tan बनेगा
तो tan इस बार क्या है, a है एंगल, क्या होता है लंब और बट्टे में आधार। तो tan क्योंकि जगह का अभाव है तो a का मान है 30 डिग्री और लंब कितना है मेरा इस बार भाई DE है, कितना है DE, और बराबर में बट्टे में क्या है मेरा आधार, आधार AD है, कितना है AD। बताओ यहां तक कोई समस्या। tan 30 का मान रखो भाई √1/3 बराबर, आगे समझ में भाई tan 30 ले लिया, लंब ये रहा, आधार ये रहा, ठीक है। अब D हमने मान रखा कितना है x है बराबर, सॉरी बट्टे में AD आपने निकाल चुके हो, AD कितना निकाला है मेरे भाई, यानी BC, AD किसके बराबर है BC के, AD किसके बराबर है सॉरी BC के, यानी कितना आ जाएगा 8 प्लस में x आ जाएगा, लिख देता हूं यहाँ पर भाई 8 प्लस में x है ये वाली भुजा, ठीक बात है, अब समझ गए। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो कर दो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में x बराबर में √3x, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या करें गुरुजी, अब क्या करें गुरुजी, अब देखिए क्या कर सकते हैं भाई, BC तो हमने ये मान लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ हो गई, चलो देखते हैं एक बार है ना कि भाई 30 डिग्री है ये और ये, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, तो यहाँ पर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो एक काम करो भाई है ना, दोबारा कर दो इसको से। अब देखो अगर मैं इस x को उधर ले जाऊं तो माइनस में जाएगा, देखना ध्यान से, तो 8 बराबर मेरे भाई ये हो जाएगा √3x और माइनस में x, प्लस का है उधर जाए कैसा हो जाएगा बच्चे, माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और 8 बराबर में यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो मेरे भाई, सॉरी x कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा और ये हो जाएगा √3 - 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ठीक है भाई बिंदास दिख रहा है, एक लाइन हो आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से कि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बट्टे में, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 बट्टे में √3 - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ, समझ गए मेरे भाई है ना। हमने क्या किया, x को उधर ले गए माइनस और फिर कॉमन ले लिया। अब भाई √3 को बचाना नहीं है ना, और आंसर भी ऐसा नहीं है, √3 को कभी नहीं, √3 हो √2 हो √5 हो कुछ भी हो, रूट को नीचे नहीं बचाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा, सिंपली हर का परिमेकरण कर दो, क्या कर दो, हर का परिमेकरण करने पर, तो ये बात हम लिख देते हैं भाई कि हर का परिमेकरण करने पर, तो हर का परिमेकरण आपने 9वीं क्लास में बहुत भर भर के सीखा होगा। तो मेरे भाई x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त कि 8 मल्टीप्लाई में √3 + 1 और बटे में √3 - 1 और √3 + 1, ये होगा मेरे भाई। यानी ऊपर नीचे क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं इसका, ध्यान समझना। हर का परिमेकरण में क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर साइन होता है बदलते हैं, माइनस है तो क्या कर दिया प्लस कर दिया, प्लस होता तो माइनस कर देते, ऊपर नीचे गुणा करते हैं हर का परिमेकरण में। तो x बराबर ये हो जाएगा मेरा 8 √3 + में 1 और बट्टे में a² - b² वाला फॉर्मूला दिख रहा है क्या, देखो ना, a + b सॉरी a - b a + b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो भाई क्या बनेगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, यानी a² - b², यही फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, ठीक है। तो 8 √3 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, √3 का 3 - 1, रूट का स्क्वायर कुछ भी होगा, रूट खत्म हो जाता है उस स्क्वायर से। तो भाई x बराबर आ जाएगा आपके पास 8 √3 + 1, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इस वाले सवाल में मेरे भाई, 2 बच गया, कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है ना, 2 से कट जाएगा कितने पे, 4 पे, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 4 ब्रैकेट में √3 + में 1, क्या आ जाएगा 4 ब्रैकेट में √3 + 1, और मीटर में है तो मीटर में ही लिख देते हैं। अब x क्या है मेरा, x मेरा क्या है मेरे भाई, DE है, कितना है DE है, तो मिल गया x मेरे भाई, मिल गया x मेरे भाई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, हाँ जी। तो मेरे भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, कहानी खत्म, ये लो जी,
कहानी खत्म। ठीक है, यहां तक हमने बॉक्स में कर दिया कि भाई इतना आ गया, लेकिन बताना क्या है, बताना यह है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, मतलब ये पूरी ऊंचाई बतानी है मेरे भाई। ये पूरी, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, और ये भी बताना है आपको, दो भवनों के बीच की दूरी। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक्स बताया हमने। ठीक है, तो मेरे भाई जितना ये निकाला था इतना ये है, चेक करो 8 + x, ये भी 8 + x, समझ रहे हो कि नहीं। चलो, तो ये तो अपना आ गया x का, यानी कि इसका मान। अब हमें बताना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई पूरी कितनी है भाई, ये है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो c + e है। तो c क्या है अपने पास, तो हम लिखते हैं बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई लिख देते हैं भैया। देखना ध्यान से, BC क्या है मेरा, दो भवनों के बीच की दूरी है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो क्या हो जाएगी अपनी, मेरे पास है कितनी, CE है, कितनी है, C और E। तो CE में क्या है मेरे भाई, CD प्लस में DE यानी x, सीधा सीधा x लिख देता हूँ, यहां पर आ जाइए। तो इसको मिटाते हम, ठीक है, इसको मिटाते हैं, और ये जगह कम है, सवाल बड़ा है। ठीक है, अब देखो, तो EC मेरे भाई कितना आ जाएगा, CD कितना है 8 प्लस x कितना है अपने पास, ये रहा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 हो जाएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 ही कम 4 हो जाएगा। ठीक बात है, तो CE आपका फाइनल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 और 8 कितना 12, और प्लस में 4√3। चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो CE बराबर आ जाएगा 4 कॉमन, यहां पर बचेगा 4 × 12 और प्लस में √3 मीटर। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आ जाएगी मेरे भाई 4 ब्रैकेट में 3 + √3। क्लियर है बात। अच्छा, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें निकाल रखी है, पहले ही निकाल रखी है। BC कितना है, दो भवनों के बीच की दूरी है, यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर x का मान रख दूं तो काम बन जाएगा, x का मान यहाँ पर भी रखोगे तो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, दोनों में आंसर क्या होगा, सेम ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भवनों के बीच की दूरी लिख देता हूँ, यानी BC बराबर डायरेक्ट आंसर लिख दो 4 3 प्लस में √3 मीटर, ये भी इतना ही होगा, सेम टू सेम होगा मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा, समझ आ गया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल था, क्योंकि इसमें अमन अमन कौन था, टफ था थोड़ा सा सवाल, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बुरी थी, लैंग्वेज से भी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन बुरी थी, तो स्टार लगा लेना यहाँ पर, बेहतरीन सवालों में से एक है। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट लो, और फिर देखते हैं हम उदाहरण नंबर 7, कितना, उदाहरण नंबर 7, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया। चलिए, तो भाई उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा, आराम आराम से करा, कहीं दिक्कत थी उसको भी सोल्व किया, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है एक माइनस या प्लस होने से ही। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 7। तो मेरे भाई उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, उदाहरण नंबर 7 क्या है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको हम नहीं देखेंगे, उसको आप देखोगे और उसका आंसर कमेंट में करोगे। बस मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या करना है, और चित्र बना के दिखा, चित्र तो इसमें दिया है, एनसीईआरटी में चित्र दिया है, आप बनाओगे आराम से बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक नदी के पुल, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं, देखना दोस्त, यहां पर एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण दे रखे, नदी का पुल है, मान के चलो भाई नदी ये है, ये ऐसे नदी जा रही है यूं करके सीधी सीधी, ऐसे नदी बह रही है, तो इसके ऊपर ऐसे पुल बनेगा, ऐसे नदी होगी तो ऐसे पुल बनेगा, सिंपल है। तो मैं सोच रहा हूं कि यहां पर ये नदी जा रही है, ये वाली, ये सब नदी जा रही है मेरे भाई। ठीक है, ये नदी है, ये नदी बह रही है यहां पर, ठीक है, और ये पुल है इसका, तो पुल के ऊपर से लोग जाएंगे भाई, पुल के ऊपर से लोग जाएंगे। कह रहा है यहां पर कोई अगर आदमी है इसके पुल के, और वो देख रहा है यहां पर इसके किनारों पे, तो नदी यहां पर है, यहां पर ये इसके किनारे हैं पुल के, तो ये जो दोनों किनारे हैं मेरे भाई, इनके जो अवनमन कोण बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे, वो आपके बनेंगे मेरे भाई 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब जो यहां से ये बनेगा आपका 30 डिग्री, और ये जो आपका बनेगा बेटा ये बनेगा आपका 45 डिग्री। ठीक है कि नहीं है। अब यहां पर क्या है कि ये इससे मिला देते हैं मेरे भाई इसकी चौड़ाई। ठीक, फिर कह रहे हैं कि यदि पुल से किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी कि 3 मीटर ऊंचा है भाई, यहां से कितना है 3 मीटर ऊंचा, तो ये लो जी, ये ऊंचाई 3 मीटर है, ये इसकी ऊंचाई है, कितनी है 3 मीटर दे रखी है यहां पर। ठीक है,
फिर कह रहे हैं कि ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आपको यहां से लेके यहां तक ज्ञात करना है मेरे भाई, ठीक। तो आप देखो यहां पर z बन रहा है उल्टा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और यहां पर उल्टा z बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 डिग्री। अब आप इस त्रिभुज को लेके आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। बताओ समझ में आ गया होगा सवाल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और लग रहा है कि भाई मेहनत कर रहे हैं, तो यार छोटा सा लाइक शेयर, और जो भी बच्चे नए हैं यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आप करोगे तो हम भी आपके लिए डबल मेहनत करेंगे और इस व्हाइट बोर्ड से भाई डिजिटल बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। बोर्ड में एक एक सवाल को फोड़ के आना, चाहे कुछ भी हो जाए, धड़ाधड़, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।